हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 8, जिसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर को, और साथ में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आज क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर दिया है, प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज का दौर जो है 2024 का जो टाइम चल रहा है बहुत ही गोल्डन समय है उन विद्यार्थियों के लिए जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आईटीआई बेस्ड कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो आज का जो लेक्चर है और जितना हमने अभी तक लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपका जो चयन होगा टेक्निकल में वो यहीं से होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल लेकर के चल रहा हूं। आज से 5 साल बाद तक 2030 तक अगर कोई सिलेबस कवर होगा तो ये होगा, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहा हूं, साथ में डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक लेवल का भी मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूं। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पे क्लास लेता हूँ वो फोकस्ड मेरी रहती है, डेडिकेटेड रहती है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जो आईटीआई के स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक डेडिकेटेड सिलेबस होता है, डेडिकेटेड उनका जो है तो एक पोस्ट होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है तो लेकर के लेक्चर आता हूँ। यदि स्टूडेंट्स आप आईटीआई आपने किया है और आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, लाइक आप प्लांट असिस्टेंट जो अभी मध्य प्रदेश में निकला है, साथ में जो एएलपी है या डिफरेंट आपके स्टेट की जो वैकेंसीज आती हैं बिजली विभाग में, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं डीएमआरसी, डीआरडीओ, सेल, बीएचएल, बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती हैं आईटीआई की, तो वहां की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं 2024 एक ऐसा ईयर है जहां पे इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इलेक्शन के टाइम में आप जानते हैं कि वैकेंसी आती है। अगर इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, चुनाव के बाद कोई वैकेंसी नहीं आती है ना। तो अभी क्या है, बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, अभी चल भी रही हैं, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। असिस्टेंट लोको पायलट फॉर्म फिलअप हो चुका है, टेक्नीशियन का स्टार्ट हो चुका है कल से। अभी हमने देखा है रिसेंटली एमपीपीजीसीएल का नोटिफिकेशन आ गया है ना, जिसमें जो है तो आईटीआई की बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट में ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही हैं, तो हम लोग क्यों ना इस 2024 को गोल्डन बनाएं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल में ले जाकर के कहीं ना कहीं हम सिलेक्शन लेकर के दिखाएं। तो दोस्तों जो आपके माँ बाप का सपना होता है, जिस माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है और आपको किसी कोर्स के लायक बनाया है कि आपको आईटीआई कराया है, अगर आपने आईटीआई किया है या पॉलिटेक्निक किया है तो आपका फर्ज बनता है कि जो आपके माँ बाप का सपना है उसको आप पूरा करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आईटीआई की जो पोस्ट आती है उसमें केवल आईटीआई वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसमें यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर लेना तो आपका चयन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आईटीआई पूरे ऑल इंडिया में, आईटीआई का जो है तो मैं प्रिंसिपल जो है तो रह चुका हूं, है ना। 3 to 4 ईयर में जो है तो एज अ 4 ईयर लगभग जो है तो 4 to 5 ईयर जो है मैंने एज अ प्रिंसिपल वर्क किया है। मैं आईटीआई को बहुत क्लोजली जानता हूं, है ना। मैंने बीएचएल में जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वहां मैंने ट्रेनिंग किया है, बीएचएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी पढ़ाई जो है तो उस लेवल की नहीं होती है, ना तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना बच्चे खुद पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मोटिवेशन नहीं होता है। अगर आप वो बच्चे हैं, अगर आप वो छात्र हैं जिन्होंने आईटीआई किया है और चाहते हैं दोस्तों कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूं, तो आप क्या करेंगे कि गवर्नमेंट की तैयारी करने के लिए केवल आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना है, क्योंकि उस रेस में तो सभी दौड़ रहे हैं, है ना। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैं बता दूं 10,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है या 1 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि 95% जो बच्चे हैं ना वो सभी एक रेस में दौड़ रहे हैं। अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दिया, आपने थोड़ा सा ज्यादा समय दे दिया दोस्तों, तो आपका 100% चयन होने वाला है। तो एमपीपीजीसीएल में मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है जनरेशन प्लांट की, जिसको हम बोलते हैं प्लांट असिस्टेंट। तो इतनी अच्छी पोस्ट आई है, उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको बहुत दौड़ा भाग नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना है, प्लांट के अंदर आपको वर्क करना है ना, और आपको सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यदि आपने आईटीआई किया है और यदि आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत जल्दी हो जाता है। मैं आपको बता दूं जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जैसे जेई हो गया, एई हो गया, है ना, या एमडी लेवल की जो पोस्टें होती हैं, बड़ी बड़ी जो लेवल की पोस्टें होती हैं, वहां लिमिटेड लोग रहते हैं।
जैसे आप देखेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वहां पे 2 AE हैं तो वहां पे जो जेई होंगे वो 4 5 10 होंगे, लेकिन वहां पे जो लाइनमैन असिस्टेंट होते हैं जो आईटीआई बेस्ड जो वहां पे नौकरी होती है वहां पे लगभग जो है तो 100+ मतलब 100-200 लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं वो आईटीआई की ज्यादा होती हैं कंपेयर करें बी बीटेक में। तो आपके पास में दोस्तों चांसेस हैं। साथ में यदि आपने फॉर्म आईटीआई बेस्ड में भरा है तो वहां पे दूसरा कोई नहीं फॉर्म फिलअप कर सकता है। जैसे डिप्लोमा होल्डर वहां फॉर्म नहीं भर सकता, बी बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते, एमटेक वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपके लिए तो स्पेशल हो गया ना कि आईटीआई जहां रिक्रूटमेंट है वहां केवल आईटीआई फॉर्म भर सकता है। तो आपके पास में चांस है कि आप जो है 2024 को एक अच्छा यादगार 24 बनाएं, है ना। इस 2024 को आप यादगार 24 बनाएं, है ना, और अपने माँ बाप का सपना जो है तो पूरा करें। 2024 को आप प्रण ले लीजिए कि मुझे 6 महीने इतनी मेहनत करना है कि अपने जो मेरी जो अचीवमेंट है, ये जो मेरी जो है तो मेरा एम है, जो मुझे बनना है वो बन करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे सिलेबस को फॉलो करके और किसी भी एग्जाम किसी भी एग्जाम को आप अगर जो है तो देने जा रहे हैं तो आपका चयन निश्चित होना है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि हम लोग बेसिक टू एडवांस लेकर के चल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि जो हमारे माँ बाप ने सपना देखा है, जो मैंने सपना देखा है, उसे मुझे 2024 में हर हाल में पूरा करना है। उसके लिए मुझे 2 नहीं 6 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो 6 महीने हैं ना आपके पूरे भविष्य को जो है निर्धारित करते हैं। अगर पूरा भविष्य आपका जो है इस पे डिपेंड होता है। अगर आपने 6 महीने मेहनत कर लिया दोस्तों तो पूरा 70 साल 75 साल की आपकी जो जिंदगी होगी ना बहुत सुकून से कटेगी। अगर आपने ये 6 महीने 1 साल अगर आपने मस्ती कर लिया, आपने ये 6 महीने 1 साल आपने ऐसे ही निकाल दिया, तो ये आप मान के चलो कि अगले जो 70 साल होंगे ना आप बहुत बुरे कटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट अभी आई है 2024 में, अभी चुनाव का दौर चल रहा है, इसलिए बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, है ना। लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट नहीं आने वाली है। फिर आपके 2-3 साल 4 साल यूं ही निकल जाएंगे जब तक नए बच्चे आ जाएंगे, और नए बच्चे आएंगे तो कंपटीशन लेवल आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो अभी बेस्ट चांस है, गोल्डन चांस है दोस्तों कि आप जो है 2024 में कोई ना कोई एक पोस्ट जरूर ले, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का हो, टेक्नीशियन का हो, या जो है तो मध्य प्रदेश में प्लांट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऐसे डिफरेंट पोस्ट और आने वाली है। तो हम लोग आपके साथ में जो है तो रहेंगे, साथ में आपको जो है तो जब तक एग्जाम आपका नहीं होगा तब तक हम लोग कंटिन्यू क्लास को जो है लेते रहेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करते रहेंगे, यदि हमारे आप गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे। दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप चैनल में जाकर के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको जो है तो जो प्रॉब्लम आई है, जो समझ में नहीं आई है, उस चीजों को हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि आपको हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। हमें और ज्यादा पढ़ाना चाहिए, 2-3 लेक्चर डेली डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। आप कमेंट करिए कि सर हमारा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कितने दिन में होगा, आप हमें ज्यादा से ज्यादा लेक्चर दीजिए, हमें ये पढ़ाइए। आप कोई कमेंट करके बताएंगे कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, या फिर हम लोग सिलेबस को कितना जल्दी फास्ट करा सकते हैं, वो सारी चीजें यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों तो हम लोग बहुत जल्दी ही इसको कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत सारी चीजें लगती है ना। हमारे पास जो वाईफाई की सुविधा होती है, नेट कनेक्टिविटी होती है, लाइटिंग होती है, प्रॉपर आपको जो तैयार करके मटेरियल को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, पीपीटी रेडी होती है, फिर आपकी क्लासेस होती है। तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा जो है तो मेहनत होती है, बहुत ज्यादा जो है तो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आपको 1 घंटे 2 घंटे हम लोग 1 घंटे आधे घंटे की वीडियो दे पाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ मेहनत बहुत लगती है। आपको डेडिकेशन के साथ में अपने एम को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना है, और अपने को 2024 में कोई एक नौकरी चाहिए, उसके लिए आप एक एम बनाइए और लग जाइए। मैं वादा करता हूं आप 6 महीने का ईमानदारी के साथ मेहनत आपने किया तो आपके अगले 70 साल आपके जो है तो बहुत अच्छे से कटने वाले हैं, और आपका जो है तो आपके घर परिवार में, आपके रिलेशन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा वो अलग, आपके माँ बाप में गर्व होगा, माँ बाप को गर्व होगा वो अलग, और आपका जो लाइफ स्टाइल होगी वो चेंज हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा आप प्रयास करिए, ये 6 महीने को अपने आप को झोंक दीजिए, और आने वाली जितनी वैकेंसी सबका फॉर्म भर के अटेम्प्ट करिए, तैयारी ईमानदारी के साथ में करिए, हमारे गाइडेंस के हिसाब से चलिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके दोस्तों, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर जो है तो 8 है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, साथ में यदि टाइम रहा तो हम लोग देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है
जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली आपके गांव में, शहर में, कॉलोनियों में लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जहां पे 3 फेज 4 वायर का कनेक्शन होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3 फेज मतलब वहां पे R बाई V भी होता है, साथ में न्यूट्रल भी होता है, ताकि हम अपने घर में सिंगल फेज की सप्लाई जो है तो ले सकें। जैसे मान लो किसी के भी घर में आप देखेंगे जो सप्लाई आती है, एक न्यूट्रल आता है, एक फेज होता है, ठीक है। जैसे मैं यहां पे बताऊं, ये मेरा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। तो इनकमिंग जो होगी दोस्तों डेल्टा कनेक्शन में होगी, तो ये होगा R, Y और V, और यहां पे जो तार निकली होंगी वो 4 निकली होंगी दोस्तों, R, Y, V और न्यूट्रल। अब आपका सपोज करिए यहाँ पे घर है, अब आपका सपोज करिए यहाँ पे घर है ना, यहाँ पे क्या है दोस्तों, घर है। तो इस घर में जो सप्लाई आएगी, जहां पे एनर्जी मीटर होगा, यहां पे या तो हम R को ले लेंगे, न्यूट्रल को ले लेंगे, कोई भी फेज एक ले सकते हो, R, Y, V 3 में से कोई एक फेज ले सकते हो, और एक हमें न्यूट्रल लेना होता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इनकमिंग जो होती है वो होती है दोस्तों 11 kV की रहती है। स्टेप डाउन करके हमें यहाँ पे 440 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलती है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर कहां पे होता है, ये मैंने बता दिया आपको, ये कहां पे होता है, कॉलोनियों में, गांव में, है ना, कहीं भी लगा होता है। आप देखेंगे दो खंभों के बीच में उसको जो अरेंज करके, है ना, उसको लगा करके हम कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो होता है सब स्टेशन में लगा होता है, जहां पे बिजली का सब स्टेशन होता है, बिजली विभाग होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वहां पे दोस्तों, वहां पे जो सप्लाई आ रही होती है वो R बाई V 33 kV टू 11 kV होती है, 33 kV टू 11 kV होती है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है ना। 132 जो होती है वो ट्रांसमिशन के बाद, जैसे ट्रांसमिशन आता है किसी पावर स्टेशन में, जब जाता है तो वहां पे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है या तो 33 है ना, 132 से 33 kV में करेगा, या 33 से 11 kV में करेगा। और जब हम सब स्टेशन से आपके घर तक, कॉलोनियों तक लाइट को पहुंचाते हैं, बिजली पहुंचाते हैं, तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन टाइप का होता है, स्टेप डाउन टाइप का होता है। ये भी स्टेप डाउन ही होता है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। या तो 132 टू 33 kV होगा, या 33 kV टू 11 kV होगा, तो इसे हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों जो कि सब स्टेशन में या मेन स्टेशन में बिजली विभाग के लगाया जाता है, उसे हम बोलते हैं पावर स्टेशन। और वह ट्रांसफार्मर जो आपके गली में, मोहल्ले में, आपकी कॉलोनियों में कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है, उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, पावर ट्रांसफार्मर जो हो सकता है वो डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन में हो सकता है ना, डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन में हो सकता है, डिपेंड करेगा। स्टेप डाउन है तो नंबर ऑफ वाइंडिंग जो होगी सेकेंडरी में कम होगी, दोनों में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें जो है तो आप देखेंगे कि ये डेल्टा टू स्टार ही होगा, डेल्टा टू स्टार ही होगा, बिकॉज ऑफ हमें यहां पे क्या होता है, न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। पावर ट्रांसफार्मर जो है डेल्टा टू डेल्टा कनेक्शन हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वो डेल्टा टू स्टार ही होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है। आपसे कोई भी पूछे कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग किस प्रकार की जाती है, हम बोलेंगे वह स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, और उसमें जो कनेक्शन होते हैं वो डेल्टा टू स्टार होता है। ठीक है, डेल्टा टू स्टार होता है। हम ये भी कह सकते हैं, कोई अगर तर्क करे आपसे कि वो स्टेप अप क्यों नहीं हो सकता, तो भैया स्टेप अप भी बना लोगे, लेकिन आपको सेकेंडरी में जहां पे हमको आउटपुट चाहिए, जहां पे हमारा लोड कनेक्ट होगा, वहां पे हमें स्टार ही चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, स्टार ही चाहिए, ताकि हमें वहां पे न्यूट्रल अवेलेबल हो जाए। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों। ये पावर होता है जो कि सब स्टेशन मेन स्टेशन में लगा होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि आपके गली मोहल्ले और कॉलोनियों में लगे होते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, मैंने जो आपको बताया। अब हम चलते हैं वन बाय वन करके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, उनको हम बेसिकली उसके पॉइंट्स को देखते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख करके हम समझेंगे कि उसमें बेसिक क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। ओके, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर।
अगर मैं हिंदी में बात करूं दोस्तों, इसको हम बोलेंगे वितरण टाइप का ट्रांसफार्मर, वितरण परिणामित्र, परिणामित्र। दोस्तों इंग्लिश में हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं, है ना, लेकिन हिंदी में क्या कह सकते हो आप, परिणामित्र कह सकते हो, ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखेंगे इसकी थ्योरी को, इसकी थ्योरी क्या कह रही है, बेसिकली इसमें होता क्या क्या है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लिख लेते हैं। देखो, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसकी एक रेंज होती है, वो कितने केवीए तक बनाया जा सकता है ना, ये देखना हमें जरूरी होगा। तो लिख लेते हैं पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। तो नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग 250 केवीए रेटिंग के बनाए, या हम लिख सकते हैं 250 केवीए रेटिंग से कम के ट्रांसफार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितने रेटिंग तक के होते हैं, तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अधिकतम 250 केवीए तक के बनाए जाते हैं। अगर उससे ज्यादा रेटिंग के होंगे तो वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाएंगे, समझ रहे हो आप। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से डिसाइड हो जाता है कि अधिकतम 250 केवीए के रेटिंग तक के ट्रांसफार्मर को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 में देख लेते हैं इसका पॉइंट, इसका उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम कर रहे हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब वितरण करने के लिए, है ना, के लिए करते हैं। ओके, इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को, मतलब विद्युत शक्ति को या विद्युत सप्लाई को क्या करते हैं, वितरण मतलब बांटने के लिए जो है तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। इस पर लोड हमेशा परिवर्तित होता रहता है ना। हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आप देखेंगे कि आपके घर में जो सप्लाई है, कभी आप जो है तो 4 पंखे चालू कर देंगे, कूलर चालू कर देंगे, एसी चालू कर देंगे, वॉशिंग मशीन चालू कर देंगे, लाइट चालू कर देंगे, बहुत सारी चीजें चालू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, सब सोते हैं, हम लोग सब बंद करके सो जाते हैं फैन चालू करके, है ना। तो लोड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, हमेशा घटता बढ़ता रहता है, परिवर्तित रहता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। कभी क्या हुआ, पूरी कॉलोनियों में लाइट जल रही है, अचानक क्या हुआ कि सारी कॉलोनियों में लाइट बंद हो गई, है ना, कुछ जितना यूज करना उतना कर रहे हैं, या हम कहीं 10 लोग कहीं पिकनिक में चले गए, कि बाहर शादी आउट में चले गए, या कोई फंक्शन हो गया कहीं पे, तो क्या हो गया, लोड ज्यादा बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो डिपेंड करता है कि आपकी वहां पे जो है तो आबादी कितनी है और वहां पे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो वहां पे लोड क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। यूज के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चालू बंद करते रहते हैं, ठीक है, परिवर्तित होते रहता है। अधिकतर समय में यह है, अधिकतर समय में यह हाल
हाफ लोड मतलब आधे लोड पर, हाँ ना, है ना, हाफ लोड या हाफ लोड या उससे भी कम लोड पर, उससे भी कम लोड पर, कम लोड पर कार्य करता है, कार्य करता है। होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना, वो अधिकतम टाइम में, मैक्सिमम समय में क्या करता है, वो अपने कैपेसिटी के हाफ लोड पर ही वर्क करता रहता है। इस पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट मान के चलना है, एग्जाम में आ सकता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, वो किस लोड पर वर्क करता है, तो हम बोलेंगे हाफ लोड पर। और ट्रांसफार्मर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उसको डिजाइन ही ऐसा करते हैं कि हाफ लोड पर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है तो वो दे। तो हम लिख सकते हैं आगे कि चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बनाते समय हाफ लोड या 50% लोड पर उसकी दक्षता अधिकतम रखी जाती है, अधिकतम रखी जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बनाते हैं, या जिस कंपनी में जहां पे ट्रांसफार्मर बनता है, जैसे मैं बात करूं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश भोपाल में जो बीएसएल का प्लांट है, वहां पे ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। तो वहां पे ये ध्यान रखा जाता है, वहां का जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डिजाइन करते हैं, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो ऑलरेडी मैक्सिमम टाइम हाफ लोड पर कार्य करता है। तो ऐसा उसको डिजाइन करते हैं कि वो हाफ लोड पर ही अधिकतम जो है दक्षता दे, उसकी इफिशिएंसी जो है वो हाफ लोड पर अधिकतम रहे, ऐसा जो है तो बनाते समय ध्यान रखते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें लौह हानि, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, इसमें लौह हानि मतलब आयरन लॉस, है ना, लौह हानि मतलब आयरन लॉस का मान कम रखते हैं, इससे उसकी दक्षता ज्यादा होती है, इससे उसकी दक्षता ज्यादा होती है। आई हो आपकी चीजें क्लियर हो रही होगी कि इसमें आयरन लॉस हम कम से कम रखते हैं, जिससे क्या होगा, उसकी दक्षता ज्यादा होगी। ओके, 6 पॉइंट है, उसका लीकेज रिएक्टेंस कम रखते हैं, ट्रांसफार्मर का, या हम लिख सकते हैं इसका लीकेज रिएक्टेंस कम रखते हैं। लीकेज रिएक्टेंस क्या रखते हैं, कम रखते हैं। इससे वोल्टेज ड्रॉप तो इसका लीकेज रिएक्टेंस क्या है, कम रखते हैं। इससे वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ओके, तो इससे क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है और वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। वोल्टेज
रेगुलेशन अच्छा होता है। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। आपको इस चीज को याद रखना है। इतना यदि आप याद रखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है कि जो गांव में, कॉलोनियों में, है ना, मोहल्लों में लगे होते हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है तो 250 केवीए अधिकतम होती है। मतलब इससे बड़ा ट्रांसफार्मर हम डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, इसका उपयोग हम कहां करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बिजली को पहुंचाने के लिए, बिजली को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ये ध्यान रखना आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित होता रहता है। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जब उसको बनाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं बनाते समय हाफ लोड या 50% लोड पर जो है तो उसकी दक्षता हम अधिकतम रखते हैं। इसमें आयरन लॉस कम रखते हैं, इससे क्या होती है, दक्षता बढ़ जाती है। और इसका लीकेज रिएक्टेंस कम रखते हैं, इससे वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। साथ में वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा हो जाता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को आप यदि आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से कोई से भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं आईटीआई लेवल के। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, है ना। और हम लोग अब पढ़ते हैं पावर ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पावर ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो सब स्टेशन या मेन स्टेशन में लगे होते हैं, जिनकी रेटिंग होती है 250 केवीए से ऊपर की। और वो डेल्टा टू डेल्टा हो सकते हैं, डेल्टा टू स्टार हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा जो होते हैं वो स्टेप डाउन टाइप के ही होते हैं, क्योंकि वो करंट वोल्टेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वोल्टेज को रिसीव करेंगे, करंट को रिसीव करेंगे तो वोल्टेज क्या करेंगे, कम करना है, क्योंकि आगे हमको डिस्ट्रीब्यूशन में भी भेजना है ना। तो पावर ट्रांसफार्मर के सारे पॉइंट्स को हम लोग अब देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग है दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, शक्ति परिणामित्र बोल सकते हो हिंदी में। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिख लेते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर दो 250 केवीए से 250 केवीए से ज्यादा रेटिंग के बनाए जाते हैं। ज्यादा रेटिंग के बने होते हैं। इन्हें पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। पावर ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, तो रेटिंग के आधार पर हम बोलेंगे कि पावर ट्रांसफार्मर 250 केवीए से ज्यादा रेटिंग के जो बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ओके, पहला पॉइंट हो गया। इसका उत्पादन हम कहां पे करते हैं दोस्तों, सॉरी, इसका जो है तो उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर का उपयोग, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग उत्पादन केंद्र, उत्पादन मतलब बिजली जहां पे जनरेट की जाती है ना, जनरेशन प्लांट, उत्पादन केंद्र जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जनरेशन प्लांट, अभी जिसकी भर्ती आई हुई है, जिसकी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उत्पादन केंद्र, सब स्टेशन,
स्टेशन जो शहरों में बने होते हैं, ठीक है, मेन स्टेशन, मेन स्टेशन, ठीक है, मेन स्टेशन आदि में करते हैं, आदि में करते हैं, आदि में करते हैं। देखो होता क्या है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम कहां कहां पे कर लेते हैं, जहां बिजली बनाई जाती है, उत्पादन केंद्र में, सब स्टेशन में, मेन स्टेशन में, इन तीनों जगहों जो ट्रांसफार्मर हमें मिलते हैं, इन तीनों जगहों में जो ट्रांसफार्मर हमें मिलते हैं दोस्तों, वो कौन से होते हैं, वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनकी रेटिंग क्या होती है, 250 केवीए से ज्यादा होती है, ठीक है। इस पर लोड स्थिर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भैया, घर कंज्यूमर को दे नहीं रहे हैं। पावर ट्रांसफार्मर में जितनी करंट वोल्टेज आ रही है वो स्थिर होगी, फिक्स होगी, ऐसा नहीं है कि करंट कभी कम ज्यादा कभी आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी आउटपुट हम कम दे रहे हैं, कभी ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर, आपके घर के ऊपर। आप कभी 10 लाइट जला रहे हो, कभी 2 लाइट जला रहे हो, कभी सारी लाइटें बंद है, कभी 4 फैन चालू है, तो घटता बढ़ता रहता है लोड किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन पावर में क्या होता है कि जनरेशन प्लांट से सप्लाई आ रही होती है ना, ट्रांसमिट हो रही होती है, वहां पे जो भी सप्लाई जाएगी वो फिक्स होगी, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इस पर लोड स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पर, ये पावर ट्रांसफार्मर पर हम लिख लेते हैं, इस पर लोड हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। तो इसमें जो लोड होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। अधिकतर समय पर, अधिकतर समय पर ये फुल लोड पर कार्य करते हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हाफ लोड पर काम करता था अधिकतर समय में, वैसे ही इस पर लोड हमेशा स्थिर होता है और अधिकतर समय पर ये फुल लोड पर कार्य करते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो अधिकतम फुल लोड पर कार्य करता है, मैक्सिमम समय, मतलब 99% क्या बोल सकते हो आप, ये फुल लोड पर ही कार्य करता है, ठीक है, फुल लोड पर कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें बनाते समय फुल लोड या 100% लोड पर इनकी दक्षता मतलब इफिशिएंसी अधिकतम रखी जाती है, अधिकतम होती है। हम ये कह सकते हैं कि इसलिए इन्हें बनाते समय फुल लोड या 100% लोड पर इसकी दक्षता क्या रखी जाती है, अधिकतम रखी जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसमें लीकेज, वही बात हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही थी। इसमें लीकेज रिलक्टेंस, का मान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज्यादा रखा जाता है या होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, ऐसा लिख लो। क्या कह रहा है कि लीकेज रिलेक्टेंस दोनों में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी और पावर में भी, लेकिन जो लीकेज रिलेक्टेंस जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे कहीं ज्यादा होता है लीकेज रिलेक्टेंस किसमें, पावर ट्रांसफार्मर में, ठीक है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज को, फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज को
सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखते हुए उसकी सप्लाई स्थिर रखते हुए उसकी स्थिर रखते हुए उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई आवृत्ति की बात हम कर रहे हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने पर भंवर धारा, जिसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं, भंवर धारा हानि अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, तो क्या कहता है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखते हुए उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने पर भंवर धारा जो हानि होती है वो अपरिवर्तित होती है। अर्थात हम क्या कह रहे हैं कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जिसकी इकाई क्या होती है हर्ट्ज, तो हम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पे जो एडी करंट लॉस है वो क्या है दोस्तों, वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। ध्यान रखना आप कि हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रख रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, स्थिर मतलब कांस्टेंट, तो सप्लाई वोल्टेज को हम स्थिर रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम कम ज्यादा करेंगे तो एडी करंट लॉस जो है तो हमारा परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि हमारा एडी करंट लॉस जो परिवर्तित होता है वो किसके कारण होता है, वोल्टेज के कारण। हम वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी घटे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडी करंट हमारा जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट लॉस होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, जिससे हमारी दक्षता जो होगी वो अधिकतम मिलेगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। लेकिन देखो क्या कह रहा है, अपरिवर्तित रहती है, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाने पर अब फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाएं, है ना, अब क्या बोल रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर, अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएं तो क्या होगा, लेकिन आवृत्ति को बढ़ाने पर शैथिल्य हानि मतलब हिस्टैरिसीस लॉस, है ना, रेसिस लॉस क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा, कम हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों कि आवृत्ति को यदि आप बढ़ा रहे हो ना तो जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको पावर ट्रांसफार्मर भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये रहा पावर ट्रांसफार्मर दोस्तों। इसके तो पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। पावर ट्रांसफार्मर 250 केवीए से ऊपर के रेटिंग का बना होता है जिसे हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं, तो उत्पादन में, जहां बिजली बनाई जाती है, सभी स्टेशन और मेन स्टेशन आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इस पर लोड हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है और अधिकतम समय पर यह फुल लोड पर कार्य करता है। ये ध्यान रखना कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो फुल लोड पर कार्य करता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हाफ लोड पर कार्य करता है। इसलिए इन्हें बनाते समय फुल लोड पर या 100% लोड पर इसकी दक्षता क्या रखी जाती है, अधिकतम होती है। इसमें लीकेज रिलक्टेंस का मान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ज्यादा होता है। ट्रांसफार्मर की सप्लाई वोल्टेज को स्थिर रखते हुए उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करने पर भंवर धारा हानि अपरिवर्तित होती है। लेकिन अगर आवृत्ति को हम बढ़ाएं तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना अगर आपने समझ लिया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके पावर ट्रांसफार्मर के क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना, सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन को।
है ना। थोड़ा सा वोल्टेज रेगुलेशन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यदि समय रहा तो आज ही हम देख लेंगे, नहीं तो आइडियल ट्रांसफार्मर को कल एक नया लेक्चर लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने कंप्लीट कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर को, अब हम देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। तो दोस्तों 2024 में रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा आई है ना, और आते जा रही हैं। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्ट करिए, बेहतर तरीके से जो है चलने दीजिए, चयन इस बार जरूर होगा, है ना। गाइडेंस लीजिए हमारा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे चैनल में जाकर के नंबर दिए हुए हैं, वहां पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। और यदि किसी को ऑफलाइन पढ़ना है तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं, है ना। यदि किसी को पढ़ना है तो आप जो है तो तैयारी करना है, ऑफलाइन बैच आपको जो है तो ज्वाइन करना है, तो आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, तब भी हम उसका रिप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग आपके कमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच के लिए यदि आप कांटेक्ट कर रहे हैं, जरूर आप हमसे कांटेक्ट करिए। वहां पे 2 से 3 घंटे डेली लेक्चर्स हो रहे हैं, 2 से 3 घंटे डेली क्लासेस हो रही हैं, साथ में वीकली आपके टेस्ट पेपर कराए जा रहे हैं, और टारगेट किया जा रहा है असिस्टेंट को, असिस्टेंट लोको पायलट को, आगामी जितनी भी एग्जाम्स है ना। तो डेडिकेटेड बैच है वहां पे, प्रत्येक जो वैकेंसीज हैं उनका हमने बैच बना दिया है, और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो आप लोग आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। नया बैच भी हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर होली। ठीक है, तो आई होप जो है तो 1 अप्रैल से हमारा जो है तो एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप आना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में तो आप आ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को। वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहता है ये देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन, इसके बाद हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहता है, यह फुल लोड वोल्टेज तथा, लिख लेते हैं इसकी डिफिनेशन को, यह है फुल लोड तथा हाफ लोड, यह फुल लोड तथा हाफ लोड, या हम बोल सकते हैं नो लोड, सॉरी, यह है फुल लोड तथा नो लोड वोल्टेज का अंतर, यह फुल लोड तथा नो लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब समझना आप दोस्तों, हमने यहां पे बिजली को, मान लो हमारे पास 440 वोल्ट है, हमने इसको भेजा, है ना। मान लो कि हमने जो है तो 30 किलोमीटर भेजा, अब हमें जो है तो यहाँ पे कितनी सप्लाई मिल रही है, यहाँ पे हमारे पास में 380 केवी, है ना, वोल्ट ही मिल रही है। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे इस दूरी के बीच में, यहां से और यहाँ के बीच में जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है ना, वहां पे हम क्या करेंगे कि वहां पे हम एक जो है तो सिंक्रोनस मोटर लगा देंगे, कोई ऐसा चीजें लगा करके क्या करेंगे, वोल्टेज को वापस से हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि 50 किलोमीटर की दूरी, एग्जांपल ले लेते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी पर हमारा क्या हुआ, वोल्टेज को ड्रॉप हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम सब स्टेशन बनाएंगे, एक सब स्टेशन बनाएंगे, और उस सब स्टेशन के थ्रू क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा के वापस से जो यहाँ पे खपत हुआ है, जो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, सब स्टेशन के माध्यम से वापस स्टेप अप कर लेंगे। तो सब स्टेशन क्यों लगाया जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। सब स्टेशन बनाया जाता है, मेन स्टेशन बनाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे कि 100, 150, 200 किलोमीटर के बीच में एक सब स्टेशन, मेन स्टेशन बना करके उस सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, वापस से बढ़ाते हैं। क्योंकि जो बिजली बनती है, आप थोड़ा समझ लो कि जो बिजली बनती है जनरेशन प्लांट में, वो बिजली पूरी का पूरी वहां पे नहीं जाती है, बल्कि उसको हम तुरंत क्या करते हैं, जनरेशन प्लांट के बाहर ही, जहां बिजली बनती है ना, उस कारखाने, उस प्लांट के जस्ट बाहर ही, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर ही हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के उसको पहले स्टेप अप करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप अप नहीं करेंगे ना तो ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ेगी, उसके कंडक्टर मोटे लगेंगे, हमारे कॉपर की सेविंग नहीं हो पाएगी, कंडक्टर की सेविंग नहीं हो पाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत जो है तो
मोटा रखना पड़ेगा, जो उससे वजन रहेगा, टूटने का डर रहेगा, बहुत सारी चीजें रहती हैं। हम क्या करते हैं, जैसे बिजली बनाते हैं तुरंत हम स्टेप अप कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगी, तो हमारा कंडक्टर जो होगा वो पतला लगाना पड़ेगा। पहली बात तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, मटेरियल का जो है तो मोटा साइज कम करना पड़ जाएगा, कम कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे जो है तो उसके बेनिफिट्स हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, जितनी सप्लाई हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं पूरी का पूरी उतनी नहीं जाती है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में तार होती है, उसमें प्रतिरोध होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो क्या करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप कराते हैं, करंट को ड्रॉप कराते हैं। तो हमको वापस से उतनी वोल्टेज करंट चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा के सब स्टेशन बना करके उसकी सप्लाई को हम स्टेप अप कर देंगे, जिससे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब। अभी मैं आपको उस पॉइंट को लिख करके बताऊंगा तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या कह रहा है कि फुल लोड तथा नो लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। अब इसके मैं पॉइंट को लिख के बता देता हूं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा फुल लोड या हम कहें कि रेटेड लोड पर, फुल लोड या हम बोल सकते हैं रेटेड लोड पर ज्ञात किया जाता है। जो फुल लोड हम लोग काउंट करते हैं, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन जो हम लोग काउंट करते हैं, तो हम कहां पे करेंगे, हमेशा फुल लोड या रेटेड लोड पर ही उसको काउंट करते हैं या उसकी गणना करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, है ना, रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा, हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर पावर फैक्टर, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर पावर फैक्टर कॉस फाई, है ना, पावर फैक्टर जिसे हम कॉस फाई बोलते हैं, कॉस फाई नहीं दिया गया हो तो कॉस फाई का मान हम एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। एक मतलब होता है यूनिटी, है ना, एक मान लेते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अगर पावर फैक्टर नहीं दिया हो हम एक मान लेते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि इसका मान जितना कम होगा, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान, है ना, इसका मान, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का मान, वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, उतना ही अच्छा होता है, अर्थात दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन जो है ना ट्रांसफार्मर में कम से कम होना चाहिए।
है ना। ट्रांसफार्मर के केस में हम देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करें, है ना, या हम ट्रांसफार्मर की बात करें, इन दोनों में क्या होना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी दक्षता भी ज्यादा होगी और हमारा आसानी से काम भी हो जाएगा। तो ये है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन की परिभाषा क्या होती है, ये फुल लोड तथा नो लोड वोल्टेज का अंतर वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन में हमेशा फुल लोड रेटेड, है ना, फुल लोड या रेटेड लोड पर जो है तो हम क्या करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं, या लिख देता हूं यहां पे, है ना, हमेशा रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ज्ञात करते हैं। अगर पावर फैक्टर नहीं दिया हो तो हम एक मान लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वोल्टेज रेगुलेशन भी समझ में आ गया होगा। इसका मैं आपको फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, मैं फुल नहीं लिख रहा हूं पूरा, आप लिख लेना, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू क्या होता है, नो लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है ना, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कभी भी वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का जो है तो आए तो आप यहां से लिख सकते हो, है ना। कभी नो लोड का वैल्यू दिया हुआ है, ये कभी नो लोड की जगह में फुल लोड की वैल्यू दिया हुआ, फुल लोड की वैल्यू हम यहाँ पे रख करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का लेक्चर, है ना। अब हम लोग सोच रहे हैं कि कल जो है ना आदर्श ट्रांसफार्मर के तत्वों को समझेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कल हम लोग देखेंगे, क्योंकि आज टाइम लगभग हो गया है। कल की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों आदर्श ट्रांसफार्मर, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ही नहीं होता। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है कितनी होती है, 98% होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकती है क्या, क्या 100% हो सकती है? जी हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन है, हम एज्यूम करके चलते हैं। थ्योरेटिकली किताब के हिसाब से मान सकते हैं कि 100% भी होता है, वो हम पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में होता है। एक्चुअल में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीन है ना, मशीन है, उपकरण है, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो समस्याएं होगी। 98 बहुत इफिशिएंसी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली एज्यूम करके दिमाग में केवल पढ़ करके समझ सकते हैं कि हाँ 100% हो सकता है, किताबी ज्ञान के हिसाब से प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर के तत्वों का सिद्धांत क्या होता है, किस कंडीशन में आदर्श ट्रांसफार्मर जो कहलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण, और आगे हम जो है 1 बाय 1 करके इसको जो है तो खत्म करते जाएंगे, है ना। फिर ट्रांसफार्मर ऑन लोड, फुल लोड, नो लोड, है ना, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग देखेंगे, ट्रांसफार्मर के सारे लॉसेस देखेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे दोस्तों। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का एक दो डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, और एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर बनाएंगे जो कि प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें कंजर्वेटर वगैरह सब लगा होगा, और हमारा ट्रांसफार्मर का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों यह जो 2024 का वर्ष है, इसमें आप जो है अपने पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाइए। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा सिलेक्शन ले और एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी पाए, उसके लिए डेडिकेशन के साथ में 6 महीने दे दीजिए, आपका 70 साल बहुत सुनहरा होगा। तो इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है और अभी तक आपने यदि आपने हमारी वीडियो को देखा है तो तहे दिल से आपका आभार, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और यदि आपको कहीं भी चीजें मिस्टेक लग रही है, कहीं भी कमी लग रही है, तो आप मैसेज करके जरूर हमें बताएं, और मैसेज करके एटलीस्ट हमारा उत्साह बढ़ाएं दोस्तों। लाइक मत करिए, कमेंट करिए जरूर, हमें बताइए कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करना है और क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए आप मैसेज जरूर हमें करिए। मैसेज करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितना हम लोग ये प्रयास करते हैं आपके लिए। आज मैं आपको बता दूं रात के 11 बजे हैं, अभी मैं शूट कर रहा हूं, है ना, तो आपके लिए हम लोग 11 बजे रात, 12 बजे रात तक हम लोग लगे रहते हैं कि आपको हम लेक्चर बना करके दें। दोस्तों इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो आपको हम थोड़ा सा सहयोग मांगते हैं कि हमारे चैनल को केवल आप
जो है तो शेयर कर दिया करिए, या फिर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, भी कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करिए ताकि हम इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के आए। और दोस्तों यदि आप जो इस चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इसी प्रकार की नई नई वीडियो यहाँ पे डलती रहती हैं। इलेक्ट्रिकल का पूरा IIT का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता जा रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा दिया है, मशीन मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे AC मशीन, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स पूरा हमने पढ़ लिया है। आज हमने कवर कर लिया है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कल हम आइडियल पढ़ लेंगे, समीकरणों को पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और ट्रांसफार्मर भी खत्म होगा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तब तक के लिए हम इस क्लास को फिनिश करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।